है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी विंग को छोड़कर वहां से जा चुका था। वही विंग अब खुद को उस लिविंग हॉल में अकेला देख रहा था। उसकी नज़र अभी भी स्टेयर्स की तरफ थी जहां से वांग जी ऊपर गया था। वांग जी ने विंग से इतना कुछ कहा पर विंग की आंखों में कुछ भी नहीं था। शायद सच में विंग ने कभी वांग जी से प्यार किया ही नहीं था। इसीलिए तो इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग के फेस पर कोई भी इमोशन नहीं था। वरना वांग जी ने लास्ट की जो बातें कही थी ना, उससे शायद सच्चा प्यार करने वाला 100% पिघल जाता। खैर, विंग पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ था। उसने जब देखा कि वांग जी वहां से पूरी तरीके से जा चुका है, वो कुछ देर वहां बैठा रहा, बिल्कुल शांत, खाली आंखों के साथ और स्टिफ फेस के साथ। बस उसकी नजरें स्टेयर्स की तरफ थी जहां से वांग जी अब वैनिश हो चुका था। कुछ देर बाद विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वहां से उठ जाता है। ऑलरेडी टेबल पर वांग जी ने चाबी रख दी थी, मतलब कार कीज। तो विंग उन कीज को उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। ऑब्वियसली डोर ओपन था। वांग जी अपनी बातों का पक्का था। विंग जब बाहर जाता है तब ऑलरेडी बाहर कार खड़ी थी। विंग कार पिक करता है और वहां से जीपीएस को फॉलो करते हुए अपने मैंशन के आसपास पहुंच जाता है। विंग को जब आसपास का एरिया फेमिलियर लगता है तब विंग उस कार को अपने घर पे ना ले जाते हुए सीधा अपने दोस्त शुयांग के घर पे लेके जाता है। ये वही अल्फा था जिससे विंग ने वांग जी को मिलाया था। विंग उसके घर पे उस कार को पार्क कर देता है और खुद अपने मैंशन के लिए टैक्सी लेता है। विंग मैंशन जैसे ही पहुंचता है, ऑब्वियसली गार्ड्स, सर्वेंट्स सब उसे देखकर खुश हो चुके थे और सब तुरंत चैंग को इन्फॉर्म करते हैं। मैडम यू और जियांग फैंगमियान भी मैंशन के अंदर थे और वो भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। विंग भी उन सबको देखता है पर विंग के फेस पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। विंग सबकी आंखों में खुशी देख सकता था पर उसे खुद को खुशी फील नहीं हो रही थी। विंग काउच पर ही बैठ जाता है। वही उसके मदर फादर उसकी केयर करने के लिए और उसे देखने के लिए उसके अगल बगल बैठ चुके थे। वो दोनों भी उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे पर विंग का एक भी सवाल पर ध्यान नहीं था, जैसे वो अपनी ही दुनिया में गुम हो। करीबन आधा घंटा बीत चुका था। विंग जो बिल्कुल चुप था और उसके मदर फादर भी अब शांत हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगा था कि विंग हो सकता है थोड़ा डर गया हो। इसीलिए वो हो सके उतना विंग को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। अगर विंग फिलहाल नहीं बोलना चाहता कुछ तो ऑब्वियसली वो विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। करीबन आधे घंटे बाद मैंशन के बाहर बहुत सारी हलचल महसूस होती है और कुछ ही देर बाद बहुत सारे गार्ड्स के साथ चैंग मैंशन में भागते हुए एंटर करता है। उसने जैसे ही लिविंग हॉल में विंग को देखा था, वो भागते हुए विंग के पास जाता है और सीधा विंग को उठाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग जो इस बार भी बिल्कुल स्टिफ था, उसने चैंग को हग बैक भी नहीं किया था। चैंग जिसके फेस पर बहुत ज़्यादा वरीडनेस, आंखों में हल्के से आंसू की परत और उसके बातों में बहुत सारा कंसर्न नजर आ रहा था। चैंग विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसके फेस को प्यार से होल्ड करते हुए वरीडली पूछता है कि वो कहा था, क्या हुआ उसके साथ, क्या वांग जी ने उससे के साथ कुछ गलत किया, कहीं वांग जी ने उसे हर्ट तो नहीं किया। पर इन सारे सवालों के जवाब विंग बस चैंग को ब्लैंकली देख कर दे रहा था, जैसे उसे शायद बोलना तो बहुत कुछ था पर कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए या क्या बोलना चाहिए ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। चैंग जो खुद भी यही समझ रहा था कि विंग डर चुका है, इसीलिए वो विंग को फिर से हक करता है और उसकी बैक को सहलाते हुए सॉफ्टली कहता है, उस बॉस्टर्ड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे भाई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो डर मत, ढूंढ रहा हूं मैं उसे, उसकी जान ले लूंगा मैं। विंग जब ये सुनता है अब उसके फेस पर थोड़ा अलग रिएक्शन नजर आ रहा था पर वो भी कुछ ही पल के लिए था। तुरंत ही उसने अपने फेस को फिर से स्टिप कर लिया था। चैंग जो विंग से लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था पर विंग कोई भी रिप्लाई बहुत देर तक नहीं देता और अचानक चैंग जब अपने सवाल पूछ ही रहा था तब विंग बस एक बात अपने मुंह से निकालता है जिसे सुनकर चैंग के साथ साथ मैडम यू और फैंगमियान भी बिल्कुल शॉक हो चुके थे और वो तीनों भी विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जिसका फेस अभी भी स्टिफ था वो चैंग की तरफ देखता है और उसकी बातों को बीच में ही कट ऑफ करते हुए कहता है, आई एम रेडी टू मैरिड।
ये सुनते ही सब चुप। कुछ देर बाद चैंग अपने शॉक से बाहर आता है और विंग की तरफ देखते हुए सरप्राइजिंगली बोलता है, व्हाट? विंग चैंग की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखता है और उसका फेस बिल्कुल स्टिफ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विंग मजाक कर रहा है। विंग फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, आपने मेरे लिए जो अल्फा चॉइस किया है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। हो सके उतना जल्दी मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैडम यू और फैंग मियान का फेस पूरी तरीके से उतर चुका था, पर चैंग उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी और वो विंग को फिर से टाइटली हग कर लेता है। वो बहुत एक्साइटेडली बोलता है, क्या तू सच बोल रहा है? क्या तू सच में उससे शादी करेगा? तुझे कोई एतराज नहीं है? इतना बोलकर चैंग विंग से थोड़ा दूर होता है और विंग की आंखों में देखता है। विंग अपने हेड को बस यस में नोट कर देता है, जिसे देखकर चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। वही एक तरफ जहाँ चैंग खुश था, मैडम यू और फैंग मियान को ये बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। पर फिलहाल चैंग के सामने वो भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि चैंग विंग के लिए जो भी डिसीजन लेगा वो सही ही होगा। ये बात मैडम यू फैंग मियान के साथ साथ विंग भी मानते थे। और वैसे भी आज तक चैंग ने विंग को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था, इसीलिए भी चैंग और विंग के बीच में वो कुछ बोल नहीं सकते थे। इवन विंग बेटा तो उनका था, पर चैंग जो विंग का भाई था उसने विंग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभाला था। उन दोनों का बॉन्ड ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, साथ ही चैंग विंग के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव था कि मैडम यू और फैंग मियान उन दोनों के बीच में कुछ बोल ही नहीं सकते थे। चैंग विंग के लिए जो भी डिसीजन लेगा वो अक्सर बस उसे हेल्पलेसली सुन लेते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस डिसीजन में मैडम यू और फैंग मियान की सहमति है या नहीं है। चैंग ने वो डिसीजन विंग की लाइफ को लेकर ले लिया है तो बस वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। यही चैंग का रूल था। अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होना अच्छी बात है, पर एक हद तक होना चाहिए। चैंग अनजाने में ही विंग की लाइफ को रूल करने लगा था। जस्ट लाइक वो अपने प्यार में या अपने भाई के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये तक नहीं नजर आ रहा था कि सामने की सिचुएशन क्या है, या सामने वाला जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है वो खुश है या नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये पागलपन उसका गलत था, पर ये उसे समझाए कौन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो खुद समझने के लिए रेडी भी तो होना चाहिए ना। और ये बात सिर्फ चैंग या मैडम यू फैंग मियान ही नहीं मानते थे। बचपन से ही विंग ने चैंग को अपना सब कुछ मान के रखा था। अपने मदर फादर से भी ज्यादा प्रायोरिटी वो अपने भाई को देता था। यूं कहा जाए तो उन दोनों की लाइफ एक दूसरे के ही इर्द गिर्द थी, और यही रीजन था कि बस चैंग ही विंग के लिए नहीं बल्कि विंग भी चैंग के लिए कुछ भी कर सकता था। फर्क नहीं पड़ता था कि वो फैसला सही है या गलत है। चैंग ने अगर लिया है तो विंग उसे मानेगा। यही विंग ने बचपन से अपने दिमाग में डाल के रखा था, और उसके लिए अगर उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कोई था तो वो था उसका चैंग। यही रीजन था कि अगर चैंग चाहता है विंग की शादी हो, वो उसी अल्फा से हो, तो विंग वो शादी करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विंग क्या चाहता है। इवन विंग तो कुछ चाहता ही नहीं है, उसके लिए तो चैंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर चैंग वो चाहता है तो विंग वो करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे विंग के दिल पर, विंग के दिमाग पर, विंग की लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। इवन विंग अभी भी चैंग के फेस पर जो स्माइल थी शादी की बात सुनकर उसी को देख रहा था। उसे बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसके भाई के फेस पर स्माइल आई थी, विंग के भी फेस पर कहीं ना कहीं स्माइल तो आ ही चुकी थी। ये फर्स्ट टाइम था कि विंग स्माइल कर रहा था, नहीं तो अभी तक उसने अपने फेस को बिल्कुल स्टिफ बना के रखा था। पर उसके चैंग के फेस पर स्माइल है तो वो भी हंसेगा। चैंग जो विंग की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था, वो विंग को अपने पास करता है और उसके साथ काउच पर बैठ जाता है। वो विंग को बता रहा था कि उसे शादी कितने ग्रैंड पैमाने पर करनी है। ऑब्वियसली उसका इकलौता भाई है, पर इससे पहले कि चैंग अपने ग्रैंड सेलिब्रेशन की लिस्ट को स्टार्ट कर पाता, विंग चैंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, शादी इतनी ग्रैंड नहीं करते, मुझे बस एक सिंपल वेडिंग चाहिए। इनफैक्ट इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, बस
उनकी फैमिली और हमारी फैमिली ही इंक्लूड होगी। मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे एंड देन बस। कोई ग्रैंड शादी मैं नहीं चाहता, मैं बस एक सिंपल वेडिंग चाहता हूँ, एक पीसफुल वेडिंग जिसमें कोई भी ना हो, ना ज़्यादा तामझाम, ना ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन और ना ही ज़्यादा मेहमान। चैंग जब ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और थोड़ा शॉकिंगली कहता है, पर जियांग चैंग के सबसे प्यारे भाई की शादी है और वो ऐसी होगी एकदम सिंपल फीकी फीकी। विंग चैंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी आंखों में सॉफ्टली देखते हुए कहता है, फिलहाल सिचुएशन समझो ना, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब, हम बाद में कभी ऑर्गेनाइज कर लेंगे या हम शादी के बाद एक छोटा सा बैंक्वेट वगैरह दे देंगे, पर अभी फ़िलहाल शादी ग्रैंड नहीं करते हैं। बस 2 या 3 ही दिनों में आप शादी की नॉर्मल अरेंजमेंट्स कर लो। शादी जियांग मेंशन में ही होगी और मेंशन को ही थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, प्रीस्ट को बुला लेना, साथ ही मैरिज रजिस्टर करने के लिए कुछ लोगों को बुला लेना। बस फ़िलहाल शादी हो सके उतना सिंपल रखते हैं, साथ ही हो सके उतना इस शादी के बारे में किसी को ना पता चले, यही सही रहेगा। और बाद में जब शादी हो जाएगी तब हम चाहे तो इसे सेलिब्रेट करेंगे, पर फिलहाल नहीं। चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, तू 2-3 दिन में शादी करना चाहता है? विंग चैंग की तरफ देखता है और नोट करता है। चैंग जो ऑब्वियसली इस बात को मान चुका था क्योंकि उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ है, तो अगर विंग शादी के लिए मान चुका है तो चैंग को क्या ही फर्क पड़ता है वो शादी ग्रैंड हो या नॉर्मल हो। वैसे भी विंग ने तो कहा है ना, शादी के बाद बड़ा सा बैंक्वेट होगा, तो ओके है। विंग जब देखता है कि चैंग उसकी बात को मान चुका है, वो चैंग की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल से देखता है और कहता है, ठीक है, तो फिर फिक्स रहा 3 दिनों बाद। चैंग तुरंत विंग की बात को कट ऑफ करते हुए कहता है, नहीं, 4 दिनों बाद। विंग नोट करते हुए कहता है, ठीक है, 4 दिनों बाद मेरी शादी होगी। आपको जो भी छोटी मोटी अरेंजमेंट्स करनी है आप कर लेना। किसी बात में अगर मेरी हेल्प लगे तो मुझे बता देना। मैं रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा थक चुका हूँ तो रेस्ट करना चाहता हूँ। चैंग इस बात को जब सुनता है वो तुरंत उठ जाता है और विंग को भी उठाता है। वो खुद विंग को उसके रूम में लेके जाता है और करीबन 15 मिनट बाद चैंग विंग के रूम से बाहर आता है। विंग जो अंदर शायद सो चुका था, वही चैंग बाहर आकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने सारे गार्ड्स को शादी की प्रिपरेशन में लगा दिया था क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 4 दिन है। चैंग ने उस अल्फा को कॉल करके ये भी बता दिया था कि अब उनकी 4 दिनों बाद ही शादी होगी। ऑब्वियसली वो अल्फा भी इस शादी के लिए मान चुका था क्योंकि ये शादी उसके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ऑब्वियसली जियांग कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है और अगर उसका सपोर्ट किसी को भी मिलता है तो वो कॉरपोरेशन भी आगे बढ़ेगी। यही सोचते हुए ये एक बिजनेस मैरिज अरेंज की गई थी। चैंग जो वेडिंग प्रिपरेशन में बिजी हो चुका था, वही मैडम यू और फेंग मियान भी ऑब्वियसली वेडिंग थी उनके बेटे की, तो उसके सारे अरेंजमेंट्स करने में जुट चुके थे। इवनिंग हो चुकी थी और चैंग छोटी मोटी प्रिपरेशन करके फाइनली घर लौट चुका था। वो विंग से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो विंग के रूम में जाता है। वो विंग को जगाता है क्योंकि ऑब्वियसली विंग सो रहा था। विंग को उठाने के बाद चैंग और विंग कुछ बातें करते हैं और बाद में जब डिनर का टाइम होता है तब भी पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है। पर मैडम यू और फेंग मियान जिनका ध्यान विंग की तरफ से बिल्कुल नहीं हटा था, वही विंग जो हो सके उतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये शादी उसके दिल से हो रही हो। उसके फेस पर स्माइल थी और वो चैंग को हो सके उतना कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों सिबलिंग्स थे। एक दूसरे की आंखों में देख के एक दूसरे का हाल बता सकते थे, बचपन से साथ रहे थे, तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं थी फेस को और आईज को पढ़ने की। विंग देख सकता था कि चैंग के फेस पर थोड़ी टेंशन है और वो थोड़ा वरिड है, इसलिए विंग हो सके उतना पहले जैसा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। चैंग भी विंग को हैप्पी देखकर हैप्पी होने की कोशिश कर रहा था। भले ही माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था पर फिलहाल ठीक ही था। डिनर कंप्लीट हो जाता है और फाइनली सोने का वक्त था, मतलब नाइट। चैंग जो अपने रूम में जा चुका था, वही विंग अपने रूम में, पर मैडम यू और फेंग मियान अपने रूम में ना जाते हुए सीधा विंग के रूम में पहुंचे थे, ये पूछने के लिए कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या विंग ये शादी नहीं करना चाहता,
क्या वो चैंग की वजह से खुद को फोर्स कर रहा है? पर ऑब्वियसली इन सब सवालों के जवाब थे नहीं। विंग ने सबको ये क्लियरली बता दिया था कि वो ये शादी अपने दिल से कर रहा है। इसमें उसके चैंग का कोई भी फोर्स या दबाव नहीं है। उसके चैंग उसे किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर रहे। मैडम यू और फेंग मियान जो विंग की आंखों में देख रहे थे, पर फिलहाल विंग के जवाब से सेटिस्फाइड ना होते हुए भी वो वहाँ से बस निकल जाते हैं, क्योंकि कितना फोर्स कर सकते हैं एक इंसान को कि वो सच बताए जब सामने वाला बताने के लिए रेडी ही ना हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी विंग की बातें सुनकर मैडम यू और फेंग मियान को ये लग भी नहीं रहा था कि सच में विंग प्रेशर में है, क्योंकि विंग हो सके उतना फ्रीली बात कर रहा था, या शायद यही विंग का ट्रू नेचर था। फिलहाल मैडम यू को विंग के लिए नहीं बल्कि वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। साथ ही वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि विंग के लिए तो वो खेल था, पर वांग जी के लिए वो उसके रियल इमोशंस थे। ये बात कहीं ना कहीं मैडम यू और फेंग मियान भी जान चुके थे, और उन्हें सच में अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग जिससे अभी अभी उन्होंने बात की है उसे देखकर ये किसी भी तरह से नहीं लगता कि उसके दिल में वांग जी के लेकर 1% फीलिंग होगी, क्योंकि अगर फीलिंग होती तो विंग इस शादी के लिए मानता ही क्यों। ऑब्वियसली चैंग ने तो इस शादी की बात फिलहाल की ही नहीं थी, वो तो विंग ने आते ही शादी की बात छेड़ दी। वरना चैंग तो इन इंसिडेंट्स को देखकर कुछ देर या शायद कुछ दिनों तक चुप हो जाता, पर विंग ने खुद होके शादी की बात निकाली है। ये बात मैडम यू और फेंग मियान को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, और उन्हें चैंग के साथ साथ विंग पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों भी ब्रदर्स एक इनोसेंट पर्सन की फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। पर खैर मैडम यू और फेंग मियान कुछ नहीं कर सकते विंग और चैंग के सामने, तो वो बस ये तमाशा देख रहे थे। नेक्स्ट डे मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट्स आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग का एक्स्ट्रा काम था, तो उसके लिए सर्वेंट्स को एक्स्ट्रा हायर किया गया था, और वो सारे मेंशन को डेकोरेट कर रहे थे। भले ही विंग शादी सिंपल जाता है, पर चैंग के ऑब्वियसली इकलौते भाई की शादी है जिससे वो इतना प्यार करता है, तो भले ही सिंपल, हाँ वो ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाएगा, पर शादी इतनी भी सिंपल नहीं रखेगा। वो मेंशन को डेकोरेट कर रहा था और हर चीज़ हो सके उतना परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेंशन की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। चैंग जिसने उस अल्फा की फैमिली से बात कर ली थी, और वो लोग भी अपनी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे। चैंग ऑब्वियसली चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, और उसके भाई के साथ इस फैमिली का रिश्ता जुड़ रहा है, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसीलिए वो चैंग की हर कंडीशन मान रहे थे। इवन वो ये भी मान चुके थे कि ठीक है शादी सिंपली होगी, कोई भी गेस्ट नहीं होगा, हो सके वो सारी कंडीशन वो लोग मान रहे थे, क्योंकि उन्हें तो बस शादी से मतलब था, क्योंकि शादी हो गई तो उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और फिलहाल उन लोगों को बस प्रॉफिट ही नज़र आ रहा था। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, और डिनर टाइम पे रात को चैंग विंग को ये बताता है कि नेक्स्ट डे उस अल्फा को और विंग को शॉपिंग के लिए जाना है, रिंग्स सिलेक्ट करनी है, साथ ही वेडिंग आउटफिट भी उन्हें पसंद करना होगा। विंग इस बात पर ऑब्वियसली मान चुका था। नेक्स्ट डे जैसा कि चैंग ने कहा था, वो अल्फा विंग को पिक करने आता है, और चैंग खुद विंग और उस अल्फा के साथ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले वो तीनों भी रिंग्स सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं। विंग को बहुत सारी कपल रिंग्स दिखाई जाती है, साथ ही उस अल्फा को भी, पर उन दोनों की भी चॉइस अलग अलग थी। विंग को जो कपल रिंग पसंद आई थी वो उस अल्फा को पसंद नहीं आ रही थी, और उस अल्फा को जो पसंद आई थी वो रिंग विंग को पसंद नहीं आ रही थी। चैंग और वो अल्फा दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। इसीलिए विंग एक डिसीजन लेता है। विंग ने खुद जो कपल रिंग का सेट चूज किया था, विंग उस पूरे सेट को परचेस कर लेता है, और उस अल्फा ने जो रिंग सिलेक्ट की थी, विंग उसका बस एक ही पेयर उठा लेता है। मतलब ऑब्वियसली वो कपल पेयर है, तो एक रिंग अल्फा की होगी और दूसरी ओमेगा की, ऐसा ही सेम पेयर सेकेंड साइड भी होगा। तो विंग खुद को, मतलब उसने जो खुद ने चॉइस की थी, वो पूरा पेयर खरीद लेता है, और उस अल्फा को जो रिंग पसंद आ रही थी, विंग बस उस पेयर में से उस अल्फा की रिंग को खरीदने के लिए बोल देता है।
इस बात पर चैंग और वो अल्फा मान चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली हो तो चुकी ना रिंग सिलेक्ट, तो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। ये सोचकर फाइनली रिंग परचेस करना हो जाता है। अब था वेडिंग आउटफिट का वक्त। वेडिंग आउटफिट थे तो ऑब्वियसली ब्लैक, रेड या वाइट खरीदने चाहिए थे। वैसे तो फुल ब्लैक क्लोथ्स भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग है, तो ब्लैक वाइट का मैच कर सकते हैं, या फिर रेड ब्लैक का, गोल्डन वाइट का, गोल्डन रेड का, ऐसे कॉम्बिनेशन खरीदे जा सकते हैं। पर विंग, जो पता नहीं कौन से ही धुन में था, वो अपनी वेडिंग के लिए एक अलग ही हटके कलर चॉइस करता है, जो था पर्पल। विंग ने क्लियरली ये बोल दिया था कि उसे पर्पल आउटफिट ही पहनना है, और विंग ने उसके लिए एक पर्पल टक्सीडो खरीद भी लिया था। वही वो अल्फा, उसको तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर, क्योंकि ऑब्वियसली विंग हर बात का उल्टा ही कर रहा था। जो करना चाहिए उसके बिल्कुल अपोज विंग बिहेव कर रहा था। खैर, पर वो अल्फा विंग को कुछ बोल नहीं सकता था, वो भी जब वह चैंग मौजूद हो तब तो विंग के सामने कोई एक वर्ड तक नहीं बोल सकता, वरना चैंग ही उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। और वैसे भी ये शादी होना उस अल्फा के फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो अल्फा विंग की ये उटपटांग शर्त भी मान लेता है। वही वो खुद के लिए वाइट आउटफिट चॉइस करता है। ये बिल्कुल डिफरेंट था, उन दोनों का कपल आउटफिट भी नहीं था, बिल्कुल रैंडम था ये। पर खैर, कौन क्या ही कर सकता है। वही चैंग, उसके लिए तो बस विंग की पसंद मायने रखती है, भले ही दूल्हा नहीं, पर उसके क्लोथ्स और रिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउटफिट भी हो चुके। फाइनली ऐसे ही अतरंगी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद विंग और चैंग फिर से जियांग मेंशन पहुंच जाते हैं। वही विंग वो सारे शॉपिंग बैग्स मैडम यू और फैंग मियान के पास दे देता है और अपने रूम में चला जाता है। फाइनली वो दिन भी बीत चुका। अब सिर्फ शादी को एक दिन बचा हुआ था, और फाइनली हो सके उतनी प्रिपरेशन तो हो चुकी थी, बस कुछ लास्ट की बची हुई थी। जो गिफ्ट्स एक्सचेंज करने थे वो भी हो चुके थे, और बाकी सारी प्रिपरेशन भी हो ही चुकी थी। ऑब्वियसली इनविटेशन किसी को देने ही नहीं थे, क्योंकि इनवाइट किसी को करना ही नहीं था। तो ये शादी बस जैसे तैसे हो रही थी। इस शादी में अगर बात की जाए तो विंग की बात तो अलग ही थी, वो तो अलग ही जोन में था। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे इस शादी से कोई खुशी है, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसे इस शादी से कोई दुख है, वो बस कर रहा है। वही चैंग इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो इस शादी की सारी प्रिपरेशन को बहुत एक्साइटेडली कर रहा था। वही मैडम यू और जियांग फैंगमियान, वो इन दोनों को देखकर बस, वो होता है ना कि जो हो रहा है वो जस्ट होने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, यही सोच रहे थे। वही वो अल्फा की फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ एक बड़ा कॉरपोरेशन का नाम जुड़ने वाला था। जहाँ एक तरफ ये शादी हो रही थी, ये बात हो सके उतना विंग ने सीक्रेट रखने के लिए कहा था, पर ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि इस शादी की भनक कहीं ना कहीं उसे लग चुकी थी, जिससे नहीं लगनी चाहिए थी, और जिससे विंग ये शादी की बात छुपाना चाहता था। वांग जी, जिसे इस शादी के बारे में पता चल चुका था, और उसे ऑब्वियसली ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, पर वो अब विंग की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक बात तो वांग जी समझ चुका था कि विंग की लाइफ में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। विंग ने कभी भी उससे प्यार किया ही नहीं, शायद सच में वो सिर्फ नीड्स थी, बॉडी नीड्स, उसके अलावा उन दोनों का रिश्ता कुछ था ही नहीं। शायद वांग जी के लिए जो रिश्ता सब कुछ बन चुका था, विंग के लिए वो रिश्ता उसके पैर के जूती से भी गया गुजरा था। वांग जी बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था, खुद को उसी कॉटेज में बंद कर चुका था। वो पता नहीं कभी वो इस सब चीज़ों से मूव ऑन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िलहाल उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल मैसी थी। विंग के साथ गुजारे गए हर एक पल को बस वो याद करता रहता था। उसकी यादों में वो पूरी तरीके से खुद को खो चुका था, पागल हो चुका था वो। विंग के जाने के बाद वांग जी ने उस दिन पूरा वक्त सिर्फ ड्रिंक किया, पर ड्रिंक के बाद भी अपने माइंड से वो विंग को नहीं निकल पाया। उस रात विंग के बारे में वांग जी को एक बात बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो चुकी है कि विंग की लाइफ में वो
कोई मैटर करता है या नहीं ये फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसकी लाइफ में विंग हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। विंग के बिना वांगजी नहीं रह सकता। ड्रंक होने के बावजूद ये शराब भी, ये नशा भी विंग को उसके जहन से नहीं निकाल सकता। नींद में भी वो सपने अपने विंग के ही देखता है, अपने ओमेगा के। वांगजी ने खुद पर जितना कंट्रोल रखा है उतना ही कंट्रोल उसने खुद के अल्फा पर रखा है। वांगजी ने खुद को बांध के रखा है ताकि उसका अल्फा कोई भी बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी इस बार विंग के खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता। कब तक वो विंग को फोर्स करके रखेगा, कब तक उस अल्फा मार्क के भरोसे वो विंग को रूल करने की कोशिश करेगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर उस अल्फा मार्क ने विंग को उसके पास आने के लिए मजबूर कर भी दिया तो वो तो बस मजबूर ही रहेगा ना, प्यार थोड़ी ना होगा। और वांगजी तो विंग का प्यार चाहता है जो उसे नहीं मिल सकता, और ये बात वांगजी समझ चुका है। वांगजी अब विंग की लाइफ में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा, यही बात वांगजी ने सोच के रखी थी। विंग की खुशी अगर किसी और में ही है तो वांगजी विंग के लिए विंग को ही सेक्रीफाइस करेगा। वांगजी बस होप कर सकता है कि कभी लाइफ में एक बार तो भी विंग को उसके प्यार का रियलाइजेशन हो, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि विंग तब किसी और का बन चुका होगा और तब विंग चाहकर भी लौट के नहीं आ सकता। जहाँ एक तरफ वांगजी अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर चुका था उसी की खुशी के लिए, वहीं दूसरी तरफ वांगजी का अल्फा मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे तो अपना ओमेगा चाहिए था। वांगजी ने बहुत मुश्किल से अपने अल्फा को अपने ही अंदर ब्लॉक कर दिया था। साथ ही वो रात को जब सोता था तब भी वो खुद को चैन से टाई करके रखता था, ताकि तब उसका अल्फा उस पर कंट्रोल लेकर कोई गलती ना करे। और ये रीज़न था कि उसका अल्फा उसे ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, पर वांगजी वो सब कुछ भी बस सह रहा था। विंग जब से यहाँ से गया था वांगजी इस कॉटेज से बिल्कुल बाहर नहीं निकला था। ऐसे ही वांगजी अपना वक्त गुजार रहा था। एटलीस्ट उसे यहाँ खुद को तब तक कैद करके रखना होगा जब तक विंग की शादी ना हो जाए। बाद में शायद उसका अल्फा ये रियलाइज कर पाए कि अब विंग किसी और का है, तो वो विंग को तंग करना और उसका पीछा करना बंद कर दे, यही वांगजी सोच रहा था। खैर वो दिन भी बीत चुका था और फाइनली नेक्स्ट डे शादी थी और फिलहाल नाइट का वक्त था। डिनर हो चुका था और फिलहाल रात के 10 बज चुके थे। चैंग जो सोने जा रहा था तभी उसके डोर पर नॉक होता है। चैंग जब डोर ओपन करता है तब सामने विंग था, जिसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। विंग चैंग की तरफ देखता है और स्माइल से कहता है, भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ। चैंग जब ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि इतनी रात को उसे कहाँ जाना है। तब विंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि उसे घूमने के लिए जाना है थोड़ी देर तक, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे उसकी शादी है और पता नहीं वो फिर कब अकेले घूम पाएगा। चैंग विंग को बोलता है कि वो उसके साथ चलेगा, पर ऑब्वियसली विंग ने मना कर दिया था और वैसे भी विंग के फेस पर स्माइल थी तो चैंग इस बात को मान जाता है, पर वो विंग को ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए बोल देता है। विंग इस बात को मान चुका था और फाइनली वो अकेला ही वहाँ से निकल चुका था। विंग जो लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। चैंग जो ऑब्वियसली विंग के लिए वरीड था, इसीलिए वो विंग के आने तक जागने का ही फैसला करता है और लिविंग हॉल में विंग का इंतज़ार करने लगता है, पर विंग बहुत देर तक भी वापस नहीं आता। मॉर्निंग के लगभग 4 बज चुके थे और तब जाकर कहीं विंग वापस आता है। ऑब्वियसली मेंशन में एंटर करते ही विंग अपने रूम में जा चुका था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ना कि उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा है, और वैसे भी अंधेरा था, मेंशन की सारी लाइट्स बंद थी, इसीलिए विंग को चैंग नज़र भी नहीं आया और वो अपने ही मस्ती में अपने रूम में जा चुका था। चैंग ने विंग को आते हुए भी देखा और उसे अपने रूम में जाते हुए भी, पर उसने भी विंग को नहीं रोका। उसे तो इसी बात की खुशी थी कि विंग आ चुका है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। फाइनली नेक्स्ट डे शादी थी। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation,
Like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.